हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 45 और 46 का रिवीजन करेंगे, जिसमें सर ने हाई कोर्ट पढ़ाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आता है और आर्टिकल 214 कहता है हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 231 कहता है संसद के पास शक्ति होगी, एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों का कार्य दिया जा सकता है। ये शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। आर्टिकल 231 कहता है। आर्टिकल 241 है जो कहता है यूटी के लिए भी अलग से हाई कोर्ट बनाने का अधिकार संसद को है। सही। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि हाई कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 216 कहता है हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे। और क्या है, अगर देखा जाए तो यूपी में हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में देखने को मिलता है, जहाँ पर 160 न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र में 94 हैं, दिल्ली में 60 है, पटना में 59 है और राजस्थान में 50 हैं। ऐसा नहीं है किसी भी राज्य का हाई कोर्ट उसकी कैपिटल में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल में एक उसकी बेंच ज़रूर होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, लेकिन इसकी बेंच लखनऊ में भी बैठती है, जो यूपी की क्या है? राजधानी है। उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में उसका जो हाई कोर्ट है वो राजधानी में भी हो सकता है और दूसरे शहरों में भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि राजधानी में ही हो। आर्टिकल 217 कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होती है और योग्यता क्या हो? 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर वह रहा हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो राज्यपाल प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके एडवाइस पर मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर है अन्य न्यायाधीश किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं? तो अन्य न्यायाधीश में राज्यपाल होगा, प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होंगे, प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे उसी राज्य के, संबंधित राज्य के, और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है अन्य न्यायाधीशों की। सीजेआई अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। कार्यकाल कितना रहता है? 62 ईयर्स तक इनका कार्यकाल रहता है। और इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। पदरिक्ति, पदरिक्ति में क्या प्रोसेस होती है? जो हाई कोर्ट होता है उनके जज की अगर वैकेंट हो गई है, उनकी जो सीट है खाली हो गई है किसी भी वजह से, डेथ हो या कोई और भी कारण हो सकता है, या फिर हटा दिया जाए किसी भी कारण से, 3 कारण होते हैं, वैकेंट, डेथ और हटा दिया जाए, तो इसके 2 आधार होंगे, शिद्दत दुर्व्यवहार और असमर्थता, 2 कारण हो सकते हैं इसके। शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं आर्टिकल 219 से। 221 कह रहा है आर्टिकल वेतन राज्य की संचित निधि से जाएगा, जो कितना होता है? जो सीजेआई होते हैं उनका, सीजे होते हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनके 2.50 लाख, और पेंशन भारत की संचित निधि से जाती है। अन्य जस्टिस जो होंगे उनके लिए वेतन कितना है? 2,25,000 है। और आर्टिकल 222 यानी कि 222 कहता है जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा। सीजेआई की सलाह से, 4 अन्य वरिष्ठ जजों की सलाह से, 2 हाई कोर्ट की सीजेआई से भी सलाह, प्रभावित राज्य जो होगा उसके राज्यपाल से, ठीक है। तो राज्यपाल नहीं, उसके जो हाई कोर्ट होंगे वहाँ के जो जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस, उनकी सलाह से, तो राष्ट्रपति ट्रांसफ़र कर सकते हैं जज का। आर्टिकल 230 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, ये राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर मतलब अदर, 2 वर्षों के लिए करी जाती है, राष्ट्रपति द्वारा होगी। आर्टिकल 226 कहता है हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है 5 प्रकार के, उसी प्रकार हाई कोर्ट भी करता है। तो यहाँ पर क्या होगा?
5 रिट। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र किसका होता है? हाई कोर्ट का होता है। और 6 नंबर की जो होती है रिट, S6 मानी गई है, जिसको बोलते हैं इजेक्शन राइट व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, इसका अधिकार क्षेत्र ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हाई कोर्ट जो है मौलिक प्लस कानूनी अधिकार दोनों रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे वहाँ पर जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? हाई कोर्ट के अधीन आते हैं ये सारे के सारे, और आर्टिकल 233 से 237 के बीच में देखने को मिलते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इनमें इस प्रकार के मामले सुने जाते हैं, प्रॉपर्टी कंपनसेशन जैसे, ठीक है, संपत्ति क्षतिपूर्ति, दीवानी मामले ये कहलाते हैं, और दीवानी न्यायालय होते हैं इनके लिए, सिविल कोर्ट जिनको बोलते हैं। सत्र क्या होते हैं? सत्र में आते हैं फौजदारी मामले, जैसे आपराधिक मामले, हत्या, लूट, डकैती जैसे मैटर्स होते हैं। और इसके लिए कौन सुनवाई करता है? सत्र न्यायाधीश करता है। कोई भी सज़ा सुना सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा? अपर सत्र होगा, एडिशन जज जो होता है। अच्छा, सत्र न्यायाधीश कोई भी सजा सुना सकता है, लेकिन जो अपर सत्र होगा यानी कि एडिशन जज, वो मृत्यु नहीं सुना सकता, दंड नहीं दे सकता किसी भी प्रकार का। फिर उससे नीचे आएंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो क्या करते हैं? 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं, जुर्माना कोई भी, ठीक है। फिर होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के, जो कहते हैं 3 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं, इनके पास अधिकार होता है, और 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं द्वितीय श्रेणी के, जो 1 वर्ष की सज़ा दे सकते हैं और 5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। फिर जिला में देखे जाए तो जिला न्यायालय होता है, उसमें किस प्रकार की हायरार्की होती है? इसमें एक जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। फिर क्या होते हैं? अपर जिला न्यायाधीश होते हैं, सिविल जज होते हैं, और सिविल जज सीनियर और जूनियर होते हैं, न्याय पंचायत होती है उसके बाद। आर्टिकल 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से? हाई कोर्ट की सलाह से। 7 वर्ष तक वो व्यक्ति क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। आर्टिकल 234 कहता है जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो किस प्रकार से होगी? राज्यपाल करेगा, हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग की सलाह से, ठीक है। फिर है आर्टिकल 235 जो कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण। परिवार कुटुंब न्यायालय भी होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, जिनमें क्या होता है? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत ये आते हैं, और राज्य सरकार द्वारा इनका गठन किया जाता है हाई कोर्ट से परामर्श से। शादी, तलाक, अभिभावक जैसे संबंधित मैटर्स जो हैं इनमें सुने जाते हैं। हाई कोर्ट हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है, उसका रिवीजन। अगला हमारा टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये टॉपिक का हम रिवीजन शुरू करते हैं। परिभाषा क्या दी थी सर ने इसकी? शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी हो, ठीक है। सर ने थोड़ा बैकग्राउंड भी बताया था इसका, हिस्टोरिकल। वैदिक काल में क्या होते थे? जो मुख्य होते थे विदत होते थे, ठीक है, सभा के मुख्य। देन मुखिया होते थे मौर्य काल में। गुप्त काल में विषयपति या ग्रामपति कहलाते थे। सल्तनत काल में मुकद्दम, पटवारी, चौधरी जैसे नाम थे जो मुखिया हुआ करते थे। और निम्न स्तर पर ये सब क्या थे? अधिकारी थे। 1882 में रिपन का कार्यकाल कितना था? 1880 से 84 तक। इन्होंने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन के जनक इन्हें माना जाता है। स्थानीय निकायों को शक्तिशाली इन्होंने बनाया था, ठीक है, लोकल बॉडीज़ को। इन्होंने 2 स्तर दिए थे, एक जिला स्तर, एक तालुका स्तर। जिला स्तर पर जिला बोर्ड था, तालुका स्तर पर तालुका बोर्ड था। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसे बोला गया। संविधान सभा, उस समय संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संविधान में क्या था? गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे या फिर गांधी जी थे, वो कहते थे कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन अम्बेडकर वादी जो विचारधारा थी, उनका ऐसा मानना था कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा ना मिले, ठीक है। तो क्या हुआ? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है, और 1952 में नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनका उद्देश्य था गाँवों का सामाजिकरण और आर्थिक विकास करना, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू की गई। दोनों प्रोग्राम असफल रहे, ठीक है। इनकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में,
और रिपोर्ट इन्होंने दी थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, त्रिस्तरीय पंचायत, 3 टियर सिस्टम की उन्होंने बात करी थी। और जो 3 टियर सिस्टम था उसमें कौन कौन से 3 स्तर थे? तो पहला था जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पर क्या होगी, एक जिला परिषद होगी। फिर खंड स्तर था, ब्लॉक लेवल, जहाँ पर पंचायत समितियाँ होंगी। और ग्राम स्तर था, जहाँ पर ग्राम पंचायत होगी। वास्तविक शक्ति दी जाए इन्हें, ऐसी बात भी इन्होंने बोली थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे क्या दी थी? स्वीकृति, अप्रूवल दिया था। NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राज्य सूची का विषय है। प्रथम राज्य कौन सा था जिन्होंने इसे लागू किया था? वो था राजस्थान, नागौर जिला, बगदरी गांव, पंचायती राज को लागू करने वाला पहला गांव बगदरी गांव, ठीक है, राजस्थान का। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को ही। बलवंत राय मेहता जो थे वो कौन थे? उन्हें बोला जाता है पंचायती राज का शिल्पकार, आर्किटेक्ट, ठीक है। 1977 में अशोक मेहता समिति रिपोर्ट देती है। 1978 में, 77 में बनी, 78 में रिपोर्ट दी। और इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी, एक जिला परिषद और जिला पंचायत मंडल, ठीक है। और उस टाइम पे जो PM थे वो कौन थे? 1977 में मोरारजी देसाई थे, और इसे रिजेक्ट कर दिया गया अशोक मेहता। इन्होंने एक पॉइंट और बोला था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाली पहली समिति थी, राइट। 1985 में GVK राव समिति बनी। 1986 में LM सिंघवी कमेटी बनी। 1988 में गडगिल समिति बनी और 1989 में थुंगन समिति बनी। संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किस किसने किया था? अटेम्प्ट टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज्य को। पहले तो राजीव गांधी जो हमारे PM रह चुके हैं, 1989 में उन्होंने किया 64 एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये लेकर आए थे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए। लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये रिजेक्ट कर दिया गया। फिर है BP सिंह की सरकार में 1990 में CM सम्मेलन में, और वहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। फिर है नरसिम्हा राव की सरकार में 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला। 1992 में गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पंचायती राज के लिए कौन सा था? संविधान संशोधन 73वां 1992, और नगर स्वशासन के लिए 74वां 1992। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती हैं? ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो पंचायती राज कौन से उससे लगा था? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 73वां। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और भाग कितने, कौन से भाग में आता है? 9वें भाग में। अनुसूची 11 में आता है। विषय कितने हैं? 29। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसके आर्टिकल्स हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। फिर नगरीय स्तर पर सेकंड नंबर पर आता है। नगरीय स्तर में नगर पालिका होगी, म्यूनिसिपैलिटीज़ होगी। 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 को। भाग 9 के ए में आता है अनुच्छेद, इसके लिए आर्टिकल्स 243P से 243ZG तक है, और 12th अनुसूची में है 18 विषय। ये थी हमारी क्लास। अब जो पंचायती राज की जो आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।